हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीक में रेनबो पार्ट 2 स्टार्ट किया था और रेनबो पार्ट 2 के सिलेबस के बारे में बतलाया था। रेनबो पार्ट 2 में प्रोज और पोएट्री पढ़ना रहता है। आज हम लोग पोएट्री का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। पोएट्री का फर्स्ट लेसन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसे जॉन डन ने लिखा है। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह पोएट जॉन डन कौन थे और जॉन डन का जन्म कब हुआ था, इसे किस प्रकार का पोएट कहा जाता है। अबाउट द पोएट। जॉन डन का जन्म 22 जनवरी 1572 मीन्स 1572 बॉर्न कब हुआ था? 22 जनवरी 1572 को जॉन डन का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 31 मार्च 1631 को हुई थी। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट थे, इसीलिए इन्हें फाउंडर का मतलब संस्थापक ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, इन्हें मेटाफिजिकल पोएट्री के फाउंडर के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग मेटाफिजिकल पोएट्री क्या होता है, तो मेटाफिजिकल को अलग अलग करेंगे। तो मेटाफिजिकल का मतलब होता है बियॉन्ड फिजिकल, अर्थात शरीर से ऊपर नहीं। अर्थात कौन सा? तो मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक काव्य। मेटाफिजिकल पोएट्री मीन्स बियॉन्ड फिजिकल पोएम्स, अर्थात आध्यात्मिक काव्य। इसके मुख्य जो पोएट्स थे इनके साथ वे फर्स्ट है जॉन डन, इन्हें फाउंडर कहा जाता है। सेकंड जॉर्ज हर्बर्ट, थर्ड रिचर्ड क्रॉसो, फोर्थ एंड्रयू मार्वेल एंड फिफ्थ हेनरी वॉगन। आप इतना समझ गए होंगे कि पोएट के बारे में कि पोएट का जन्म 22 जनवरी 1572 को और मृत्यु 31 मार्च 1631 को हुई थी। इन्हें मेटाफिजिकल पोएट्री के फाउंडर, इंट्रोड्यूसर कहा जाता है। मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक काव्य, बियॉन्ड फिजिकल। इसके इंपॉर्टेंट पोएट्स थे जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रॉसो, एंड्रयू मार्वेल और हेनरी वॉगन। यह कविता 17th सेंचुरी में फ्लोरिश हुआ। यह कविता 17वीं शताब्दी में फ्लोरिश हुआ। फ्लोरिश का मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया गया वह 17वीं शताब्दी था, 17th सेंचुरी था। इससे क्वेश्चन आपको इतना से पूछ सकता है कि जॉन डन का जन्म कब हुआ है, इनकी मृत्यु कब हुई है और जॉन डन किस प्रकार के कवि थे। ये किस प्रकार के कवि थे? मेटाफिजिकल पोएट थे, ठीक है। और मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन के साथ और कौन कौन कवि थे जिन्हें मेटाफिजिकल पोएट्स कहा जाता है? तो जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रॉसो, एंड्रयू मार्वेल, हेनरी वॉगन। मेटाफिजिकल पोएट्री का उदय कब हुआ है? तो यह कब हुआ है? 17th सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में, ठीक है। जॉन डन
कि पत्नी का नाम, वाइफ का नाम क्या था? एन मोरे। इनकी पत्नी का नाम था एन मोरे, ठीक है। और ये जो मेटाफिजिकल कविता होता है, उस मेटाफिजिकल कविता के कुछ गुण होते हैं, कुछ फीचर्स होता है, वह ध्यान रखिएगा कि फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री के कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसके लिए जाना जाता है। पहला फीचर होता है कि यह ओरिजिनल एंड स्टार्टलिंग इमेज को व्यक्त करता है। अब इमेज का क्या मतलब हो गया? इमेज का मतलब हो गया मेंटल फीलिंग, मानसिक जो अनुभव है उसे हम लोग इमेज कहते हैं। तो वास्तविक और स्टार्टलिंग का मतलब वंडरफुल, सरप्राइज्ड, आश्चर्यजनक इमेज को व्यक्त करता है इन मेटाफिजिकल पोएट्री। इस कविता में कॉलिक्यूअल स्पीच होता है, अर्थात कॉलिक्यूअल का मतलब कैसा? तो बोल चाल का, जैसे हम लोग बोलते हैं उस तरह के बोल चाल का की भाषा के रूप में यह कविता को प्रदर्शित किया जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो इसमें कंसीट होता है। कंसीट का मतलब होता है फार फेस्ड इमेजेस। फार फेस्ड इमेजेस किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि इनकी कविता में बहुत सारे ऐसे इमेज होता है जो दूर से उसमें कविता में कनेक्ट किया गया है। जैसे इनकी एक कविता का नाम है ये वैलेडिक्शन। ये वैलेडिक्शन में उन्होंने अपनी लवर को कंपास कहा है। कंपास का क्या मतलब होता है? कंपास का मतलब होता है जो हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कंपास होता है, वह कंपास जो एक अगर उसका पॉइंट खड़ा है तो दूसरा घूमता है, और दूसरा खड़ा है तो पहला घूमता है। दोनों एक साथ होते हुए भी एक दूसरे के करीब तो हैं, लेकिन एक दूसरे में समाहित नहीं। ठीक उसी तरह से कवि ए वैलेडिक्शन नाम की कविता में जॉन डन ने फार फेस्ड इमेजेस अपनी पत्नी को कंपास से जोड़ा है, और इस तरह के फार फेस्ड इमेजेस के लिए मेटाफिजिकल पोएम जाना जाता है। नहीं तो मेटाफिजिकल पोएम में क्या क्या चीज आपको मिलेगा? मेटाफिजिकल पोएम में आपको ओरिजिनल और स्टार्टलिंग इमेज होता है, कॉलिक्यूअल स्पीच होता है, कंसीट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो वह कंसीट है। कंसीट का मतलब क्या होता है? कंसीट का मतलब होता है कि वह इमेज जो फार फेस्ड इमेजेस को व्यक्त करता है, और फार फेस्ड इमेजेस को यहां प्रदर्शित करता है संबंध बताने के लिए। ठीक है यहां तक। अब आ जाते हैं हम लोग जॉन डन के बारे में कि जॉन डन क्या है, और इसके बारे में और बहुत कुछ जानते हैं। जॉन डन यहां पर देखिए, हमने आपको बताया था 22 जनवरी 1572 को जन्म हुआ है, और यहां मृत्यु कब हुआ है? तो 31 मार्च 1631 को। यहां कह रहा है कि जॉन डन का जन्म 1572 में और 1631 में इनकी मृत्यु हुई थी। द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिक्स। नहीं, मेटाफिजिकल क्या है? तो एक प्रकार का अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल। लिरिकल का मतलब काव्यात्मक होता है। लिरिकल का मतलब क्या होता है? काव्यात्मक। और सैटिरिकल का मतलब होता है व्यंग्यात्मक। पायनियर का मतलब अग्रगामी या पथ प्रदर्शक या अग्रगामी। ठीक है, तो जॉन डन यहां कह रहा है कि जिसे मेटाफिजिकल कविता कहते हैं वह एक प्रकार का काव्यात्मक और व्यंग्यात्मक श्लोक होता है। नहीं, वह अग्रगामी श्लोक होता है जिसे हम लोग मेटाफिजिकल कहते हैं। वॉज बॉर्न इन लंदन। अब इनका जन्म कब हुआ था? तो लंदन में हुआ था 1572 को। इनटू ए प्रोस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स एट अ टाइम। नहीं, उस समय हुआ था
एक ट्रेडर्स का मतलब कौन होता है? व्यापारी। किस व्यापारी? ट्रेडर्स का मतलब जो व्यापार करता है उसे हम लोग व्यापारी कहते हैं। तो व्यापारी के घर में जो रोमन कैथोलिक फैमिली था, कैथोलिक का मतलब ईसाई धर्म का, रोमन आप जानते हो इंग्लैंड का, एक प्रोस्परस का मतलब समृद्ध होता है। तो एक समृद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ था और उनके पिताजी एक व्यापारी थे। एट अ टाइम, उस समय में, व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, जब इंग्लैंड था, स्टॉन्चली का मतलब दृढ़ता पूर्वक, स्टॉन्चली का मतलब क्या होता है? दृढ़ता पूर्वक। STAUNCHLY, कट्टरता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक। नहीं, उस समय जब इंग्लैंड में क्या था? एंटी कैथोलिक था। एंटी कैथोलिक का क्या मतलब होता है? एंटी कैथोलिक का मतलब होता है गैर ईसाई। नहीं था। डॉन वॉज फोर्स्ड टू लीव, फोर्स का मतलब दबाव देना। क्या करना पड़ा? तो डॉन को छोड़ना पड़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री, डिग्री के बिना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ देना पड़ा। बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, नहीं, किसके कारण? तो उनके धर्म के कारण। क्यों? क्योंकि वे एक रोमन कैथोलिक परिवार में जन्मे थे और जबकि इंग्लैंड में उस समय क्या था? तो एंटी कैथोलिक था। नहीं, अर्थात कैथोलिक धर्म नहीं, कैथोलिक धर्म के विरुद्ध में था। नहीं, इसलिए इसके कारण वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और उस समय उन्हें यूनिवर्सिटी को छोड़ देना पड़ा, जिसके कारण वे डिग्री प्राप्त नहीं कर सके। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, उन्होंने क्या पढ़ा है? स्टडीड लॉ, लॉ का मतलब क्या होता है? कानून पढ़ा है। और थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। यहां पर थियोलॉजी जो वर्ड है वह थियो प्लस लॉजी से बना हुआ है। नहीं, थियो का मतलब होता है रिलेटेड टू रिलीजन, धर्म से संबंधित, रिलेटेड टू गॉड, भगवान से संबंधित। और लॉजी का क्या मतलब होता है? लॉजी का मतलब स्टडी होता है। किस चीज से स्टडी करा? धर्म का स्टडी हो या भगवान का स्टडी हो, उसे हम लोग थियोलॉजी कहते हैं। लॉजी जो वर्ड है वह बहुत सारे वर्ड में आपको मिलेंगे, जैसे साइंस में मिलेंगे बायोलॉजी, बायोस का मतलब लाइफ, और लॉजी लगा दोगे तो स्टडी हो गया, बायोस मतलब लाइफ, और स्टडी करोगे तो क्या हो गया? बायोलॉजी। किस चीज का स्टडी हो गया? लाइफ का स्टडी हो गया बायोलॉजी। साइकोलॉजी, साइक का मतलब सोल होता है, आत्मा होता है, मन होता है, और लॉजी मीन्स स्टडी, तो साइकोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड, उसको हम लोग कहते हैं साइकोलॉजी। तो यहां पर लॉजी शब्द लगा हुआ है। थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? धर्मशास्त्र। नहीं, वह धर्मशास्त्र का अध्ययन करते थे, पढ़ा, और लॉ को भी उन्होंने पढ़ा। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 naval expeditions, यहां कह रहा है कि ही ऑल्सो, वे भी, पार्टिसिपेटेड का मतलब होता है भाग लिया, इन में, 2 मीन्स 2, नॉवल का मतलब समुद्री, एक्सपेडिशंस का मतलब अभियान, वे 2 समुद्री अभियान में भी भाग लिया। एंड बिकेम सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोबल, और क्या बन गए? सेक्रेटरी का मतलब सचिव बन गए। पावरफुल नोबल का मतलब क्या हो गया? शक्तिशाली। नोबल का मतलब वंश होता है, शक्तिशाली वंश में, नहीं, कुलीन वंश को हम लोग नोबल कहते हैं। तो वे शक्तिशाली कुलीन वंश के में क्या बन गए? एक सचिव हो गए। अ जॉब ही लॉस्ट, और वह नौकरी उन्होंने खो दिया। कब? वेन ही ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, और जब उन्हें ब्रीफली का मतलब थोड़े दिन के लिए, सेंट टू जेल, जेल भेजा गया था, प्रिजन भेजा गया था। फॉर सेक्रेटली, किसके लिए? क्योंकि गुप्त रूप से मैरिंग हिज पेट्रॉन्स नीस, क्या कर लिया था? शादी कर लिया था अपने पेट्रॉन का मतलब संरक्षक की भतीजी से। नहीं, तो यहां कह रहा है कि जो नोबल
पावरफुल नॉवल में वे काम करते थे। किस चीज का काम करते थे? तो वे नॉवल एक्सपेडिशंस में नहीं, वे सेक्रेटरी थे और वह नौकरी उन्हें थोड़े दिन के लिए छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि उनके वहां जो पेट्रोन्स था, पेट्रोन्स का मतलब समझ में आता है? संरक्षक। वह संरक्षक जो था उसकी भतीजी से उन्होंने चुपके से शादी कर लिया था। इन 1615 में एट द एज ऑफ 42 वर्ष की उम्र में डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन। डॉन ने एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार किया था। ऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? पुरोहित का जो अभिषेक होता है। नहीं, जैसे चर्च में एक पादरी की उपाधि होता है, उसको ऑर्डिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर पुरोहित तो अभिषेक कर सकते हो या फादर का जो पद होता है उसे ग्रहण किया। इन द एंग्लिकन चर्च, कहाँ पे? एंग्लिकन चर्च में। एंग्लिकन चर्च के बारे में मालूम होगा, यह सबसे बड़ा चर्च है इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड के एंग्लिकन चर्च में वे फादर के जो उपाधि था उसे स्वीकार किया। एंड शून, और शीघ्र ही बिकेम, हो गए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, और अपने समय के प्रीचर्स का मतलब उपदेश देने वाले, महान उपदेश देने वालों में से एक हो गए। ठीक है। इन लव, प्रेम में, लिरिसिज्म का मतलब लिरिक मीन्स गीत होता है। तो ISM लग गया, इज्म मीन्स वाद होता है, संगीतवाद जिसको कहते हैं। इन लव, प्रेम में, संगीतवाद में, डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्कन ट्रेडिशन। डॉन ने तोड़ दिया पूर्ण रूप से, किस चीज से? पेट्रार्कन का मतलब होता है वंशानुगत, और ट्रेडिशन मीन्स परंपरा। वंशानुगत परंपरा को तोड़ दिया। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एंग्लिकन चर्च में जो ऑर्डिनेशन होता था फादर का, वह पेट्रार्कन होता था, अर्थात फादर का बेटा ही फादर बनता था। लेकिन ये पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने इस ट्रेडिशन को तोड़ दिया। इंट्रोड्यूसिंग, परिचय देते हुए, एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिक्युअल टोन। इंटेलेक्चुअल का मतलब बौद्धिक, एंड कॉलिक्युअल का मतलब होता है बोल चाल संबंधी, टोन का मतलब लय, आवाज को देते हुए। हिज लव पोएम्स, उनके प्रेम कविताएं। यूज द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस, क्या उपयोग करता है? तो हाल ही के साइंस के, विज्ञान के खोजों को, एंड जियोग्राफी, और भूगोल को, टू हैमर होम अ पॉइंट, एक विषय को दर्शाने के लिए, एंड कंबाइन पैशन विद द वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग, और वर्बल, मौखिक, और बौद्धिक। टीजिंग का मतलब शताना, नहीं, तंग करना। तो शताना को या तंग करने को वे एक पैशन से जोड़ते हैं। पैशन का मतलब क्या होता है? पैशन का मतलब होता है जो आप में पैशन है, मतलब फुर्ती, उत्साह को जोड़ते हैं। डन इज वेल नोन, डन को अच्छी तरह से जाना जाता है फॉर हिज, उनकी कुछ ऐसी कविताएं हैं जिनके लिए जाना जाता है। कविता का नाम है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड एलेजी एंड शर्मन्स। ये सभी कविताएं हैं जिनके लिए जाना जाता है। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का मतलब, सॉन्ग मीन्स गीत होता है, सोनेट्स का मतलब मैंने आपको बताया था 14 पंक्ति की कविता है। सटायर्स का मतलब ऐसी कविता जो व्यंग को बताए। इलेजी का मतलब शोक गीत वाली कविता, और शर्मन्स का मतलब उपदेश वाली कविता। नहीं, इन सब कविताओं के लिए जाना जाता है। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग, वास्तविक काव्यिक अनुभव। हार्श मीटर, कठोर मापदंड। स्टैंड एंड बिम्सिकल इमेज, काल्पनिक जिसको कहते हैं, विचित्र इमेज का मतलब हो गया प्रतिबिंब, जो अभी हमने आपको बताया कि उनकी कविताओं में कंसीट होता है, फार फेस्ट इमेजेस होता है, जिसे स्टैंड एंड बिम्सिकल इमेजेस कहा गया है। कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन, उनकी सभी काव्यिक रचनाओं में चारित्रिक किया गया है। ठीक है यहाँ तक। तो इसके बारे में एक बार हम लोग शॉर्ट जान लेते हैं कि जॉन डन का जन्म 1572 में और
31 में इनकी मृत्यु हुई है। और एक लिरिकल और सैटिरिकल वर्स कविता के प्रकार हैं जिसे मेटाफिजिकल कहा जाता है। मेटाफिजिकल का जो कविता का उदय हुआ है वह 17th सेंचुरी में हुआ है और इसके मुख्य कवि 5 हैं। फाउंडर के रूप में संस्थापक जॉन डन है और जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रॉसो, एंड्रयू मार्वेल, हेनरी बॉगन इत्यादि हैं। यह कविता इन्होंने अपनी पत्नी एन मोर को डेडिकेट किया है। एन मूरे को डेडिकेट किया है, नहीं समर्पित किया है। इसमें यह कह रहे हैं कि जॉन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दिया विदाउट डिग्री। क्यों? क्योंकि उस समय उनका जो रिलीजन कैथोलिक धर्म था और उस समय एंटी कैथोलिक चल रहा था, नहीं, इसीलिए उन्हें छोड़ना पड़ा। वे जॉब नावल एक्सपेडिशंस मीन समुद्रिक अभियानों में भाग लिया, नहीं, वे लॉ पढ़े, थियोलॉजी पढ़ा और एक 42 वर्ष की उम्र में उन्होंने ऑर्डिनेशन एंग्लिकन चर्च में फादर का स्थान ग्रहण किया। नहीं, उन्होंने इस पेट्रार्कन ट्रेडिशन को कंप्लीटली तोड़ दिया। उनकी कुछ कविताओं का नाम है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सैटायर्स एंड एलेजी एंड सरमन्स। नहीं, यह सब इनकी कविताएं हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि आज की कविता के बारे में देखते हैं। आज की कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसके बारे में, कविता के बारे में, ठीक है। यहां दिख रहा है वो आपको, अबाउट द पोएम, ठीक है। सबसे पहले आप यहां देख लो कि इस कविता के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो दिख रहा है ना बुआ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सबसे पहले यह किस प्रकार की कविता है? तो यह एक मेटाफिजिकल कविता है, ठीक है। फर्स्ट, यह एक मेटाफिजिकल कविता है, मेटाफिजिकल। सेकेंड थिंग, इसे किसने लिखा है? तो इसे जॉन डन ने लिखा है। यह रिटन बाय जॉन डन। कब लिखा है इसे? 1611 में, ठीक है। यह 1611 में लिखी गई है, लेकिन इनके मरने के बाद इसे प्रकाशित किया गया। आफ्टर द पोएट्स डेथ this poem was first published in 1633। 1633 में पहली बार प्रकाशित हुई थी यह कविता, ठीक है। यहाँ हम कविता को हटा देते हैं, फिर देखेंगे। तो यह पहली बार कब प्रकाशित हुई? 1633 में, ठीक है। और यह कविता सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में से ली गई है। सॉन्ग्स एंड सोनेट अभी हम आपको पढ़ाए हैं कि कविता का नाम है सॉन्ग्स एंड सोनेट से ली गई है, ठीक है। इस कविता में 5 स्टेंजा है। स्टेंजा कितने हैं? 5 स्टेंजा है और इस स्टेंजा हैज 8 लाइन्स। प्रत्येक स्टेंजा में कितने लाइन है? 8 लाइन है। अगर आप देखोगे तो यहां देखो, यहां पर स्टेंजा यहां से शुरू है 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 8 लाइन्स है। प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइन्स है। इस तरह से यह 40 लाइन्स का कविता है और प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइन्स है। सेकेंड थिंग, प्रत्येक स्टेंजा का जो राइम स्कीम है वह राइम स्कीम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 4 लाइन का अगर देखे तो ए बी है और सी डी सी है, ठीक है। अब आप देखो कैसे राइम स्कीम हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इस तरह से राइम स्कीम देखते हैं। देखिए यहां आप आ जाओ बुक में, यहां देखो गो लाइन हम फर्स्ट स्टेंजा का ले रहे हैं। फर्स्ट स्टेंजा का लाइन इंड कर रहा है गो, सेकेंड लाइन इंड कर रहा है दी,
थर्ड लाइन इंड कर रहा है। सो शो यहां है, मी आई बेस्ट जेस्ट डाई। अब आप देखो यह लाइन में अगर आपको देखेंगे तो इस लाइन में आपको क्या मिलेगा कि यहां देखे ए ले लेते हैं, ए ले लिया, गो किससे है, गो सो, दी मी, आई डाई वेस्ट जस्ट, है ना। यह राइम बना रहा है, मतलब यहां पर ए, यहां पर बी, इस लाइन के अनुसार ए बी, इसका एक मतलब है, यहां पर सी डी सी, यह है ना। तो इस तरह से यहां राइम स्कीम कैसे बना रहा है, प्रत्येक स्टेंजा में आपको मिलेगा कि ये चार लाइन है, 4 लाइन को हम लोग एक क्वार्टरन कहते हैं। तो प्रत्येक क्वार्टरन में आपको मिलेगा कि एक क्वार्टरन में ए बी और दूसरे क्वार्टरन में सी डी सी, ठीक है। तो प्रत्येक लाइन में मिलेगा। अब हम लोग यहाँ एक चीज जानते हैं कि इस कविता को जब हम पढ़ेंगे तो इस कविता में कुछ अर्केक वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अर्केक वर्ड्स, अर्केक वर्ड्स क्या होता है, तो अर्केक वर्ड्स का मतलब होता है जो प्राचीन समय से ली गई यूज, प्राचीन काल या समय के शब्द जो प्राचीन समय में यूज किए जाते थे वह सब आपको मिलेगा। जैसे यहां पर आप देखो फर्स्ट में क्या मिला, गो, GOE, गो, GOE, गो किसके लिए, गो के लिए, है ना। वियरिनेस, वियरिनेस में देखो वियरिनेस का कैसे है, तो वियरिनेस होता है, वियरिनेस मीन्स थकना, नहीं, वियरिनेस का मतलब थकना, तंग होना, थक जाना, ठीक है। इसी तरह से आप अगर देखोगे तो दी जो वर्ड है वह यू के लिए है। अब आप ध्यान रखना कि यहां पर जो अभी हम लोग यू यूज करते हैं, यू, योर, योर्स और यू, यह जो हम लोग यूज करते हैं यह अभी मॉडर्न यूज है। और इसका अगर अर्केक वर्ड यूज करेंगे तो क्या क्या होता है, अर्केक वर्ड में हम लोग देखें यू का दाऊ, यह यू का दाई, यह यू का दाइन और यह यू का दी, है ना। तो इस तरह के यह अर्केक वर्ड है और ये मॉडर्न वर्ड है, ठीक है, यह मॉडर्न में है। तो यह अर्केक वर्ड के रूप में यूज किया गया है। मी को लिया गया है, मॉडर्न में हम लोग ऐसे लेते हैं। वी को वी, सेल्फ या SELF, डाई DY लिया है, डाई को, बिलीव BLLEV, यह किसका लिया गया है, इस बिलीव को। शन SUNN लिया गया है, SUN को। हैथ HATH, हैज हैव को हैथ लिखा जाता है, ठीक है, हैज हैव को हैथ लिखा जाता है, यह सब अर्केक वर्ड है। फियर, फियर FEAR को लिया गया है। हाफ HALFE को हम लोग मॉडर्न में हाफ यूज करते हैं। जर्नी JOURNEYES, जर्नी, जबकि मॉडर्न में कैसे होता है, एस जुड़ा होता है, ठीक है, जर्नी। ही ही, ज्वाइन, जो ज्वाय का यूज करते हैं JOY। विपेस्ट, विपेस्ट विप के लिए यूज किया जाता है। जेस्ट वर्ड JDS, जस्ट में उत्साह होता है।
वाइंड शब्द आप देखेंगे, विंड जिसको कहते हैं, विंड यह होता है। तो यह सब आर्केइक वर्ड है जो इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आ जाइए पोएम पर अब। फर्स्ट है पोएम में, लाइन आप देखो यहां पर दिख रहा है, यह कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। लाइन में देखिए, यह लाइन कह रहा है स्वीटेस्ट लव। अब जॉन डन यह कविता अपनी पत्नी एन मूरे को समर्पित किया है। जब एन जॉन डन जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं, उस समय उनकी पत्नी इन पर शक करती है कि जब आप जा रहे हो तो सकता है कि आपको एक दूसरी प्रियतमा जर्मनी में मिल जाए, नहीं। और इसीलिए जॉन डन उनकी इस बात को इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं। नहीं, देखिए क्या कहते हैं। पहला लाइन कहते हैं, इतना लाइन देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में पहले आप ले लो स्वीटेस्ट लव। क्या कहते हैं अपनी पत्नी को? पत्नी को कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रेम है वह सबसे मधुर प्रेम। स्वीटेस्ट लव का मतलब क्या हो गया? सबसे मधुर, और लव मीन्स प्रेम होता है। तो यह कविता में शुरुआत उन्होंने, जॉन डन ने अपनी पत्नी एन मोरे को यह कहते हुए कहा है कि तुम्हारा जो प्रेम है वह सबसे मधुर है, सबसे अच्छा है। नेक्स्ट लाइन कहा, आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी। आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी। अगला लाइन देखिएगा, दोनों को जोड़ेंगे, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। नहीं, अब इस दोनों लाइन को अगर आप यहां ले लो, ऊपर ले लेते हैं, यह लाइन है आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी, यही लाइन है ना। अब आप इस लाइन को अगर एक साथ जोड़ दोगे तो ध्यान रखो, जब इस दोनों लाइन को एक साथ आपने जोड़ दिया तो यह जोड़ोगे तो यह लाइन जुड़ करके बनेगा आई गो नाइदर वियरीनेस ऑफ यू नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो। अब क्या कह रहा है? यह लाइन आप छोड़ करके इस लाइन में आ जाओ। यह लाइन कह रहा है कि आई गो नीदर, नाइदर या नीदर कहिए, वियरीनेस मीन्स तंग हूं ऑफ यू, मैं न तो तुमसे तंग हूं, नॉर इन द होप, और नहीं आशा है, द वर्ल्ड कैन शो, संसार को दिखा सकता हूं। अर्थात कहा कि मैं सबसे मधुर प्रेम है और मैं इस प्रेम को, नहीं, तुमसे जो प्रेम करता हूं यह सबसे मधुर प्रेम है। और आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, और मैं तुमसे तंग भी नहीं हूं और नहीं आशा करता हूं क्या संसार को दिखाने का, क्या चीज? अ फिटर लव फॉर मी, एक उपयुक्त प्रेम मेरे लिए। नहीं, यहां कभी कहना चाहते हैं कि मैं यात्रा पर जा रहा हूं, लेकिन जो प्रेम मुझे तुमसे है यह सबसे मधुर प्रेम है, और मैं जो जर्मनी की यात्रा करने जा रहा हूं वहां ऐसा नहीं है कि मुझे दूसरी कोई लवर मिल जाएगी और वह लवर को मैं इस संसार को दिखाना चाहता हूं, और नहीं मैं तुम्हारे इस प्रेम से थक ही गया, तंग ही हो गया। नहीं, नेक्स्ट लाइन कहा, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। लेकिन सिंस
चूंकि दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, मैं अंत में मर जाऊंगा। निश्चित है कि एवरीबॉडी मस्ट डाई वन डे, एक दिन तो सबको मरना ही है। इसलिए कभी कहा कि चूंकि मैं भी अंत में मर जाऊंगा, इट टिस लगा हुआ है। टिस जो वर्ड है यहां पर यह इट इज है, ठीक है। यह कह रहे हैं कि टिस बेस्ट, और यह सबसे अच्छा होगा, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। जेस्ट का मतलब क्या होता है? तो जेस्ट जो वर्ड है वह JDST है, मन बहलाना, उत्साह नहीं तो कैसा, तो मन बहलाने का उपयोग करूं। दाई 10 बाई फेंड, फेंड का मतलब फेन वर्ड है, फेन का मतलब खुश होना, ठीक है। डेथ टू डाई, मृत्यु तक मैं खुश रहूं, और यह मन बहला करके ही, क्योंकि मरना तो है नहीं। इसलिए कवि जो है, ध्यान रखिएगा लाइन में क्या कर रहे हैं। लाइन में कवि अपनी पत्नी से विदा होकर जर्मनी जा रहा है। उसकी पत्नी बहुत उदास है। वह अपनी पत्नी को सांत्वना देता है। वह कहता है कि प्रिय, तुम्हारा प्रेम स्वीटेस्ट लव है, सबसे मधुर प्रेम है, और मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, और न ही मुझे कोई अच्छी प्रेमिका वहां मिल जाएगी जिसे मैं संसार को दिखाना चाहता हूं। नहीं, उसने कवि ने कहा कि अंत में तो सबको मरना है और मैं भी मर जाऊंगा, नहीं मुझे भी मरना है, और इस मृत्यु का बहाना करके मैं स्वयं को बहलाना अच्छा समझता हूं। अर्थात मृत्यु को बहला करके, खुशी करके, और मैं इस उत्साह में मरूं, इस उत्साह का प्रयोग करते हुए मरूं, इस मन बहलाते हुए मरूं, और यह मेरे लिए क्या होगा? अच्छा होगा। नहीं, ठीक है। तो यहां पर आप देखो मिल गया ए बी है लाइन, और फिर यहां आपको बताए हैं पीछे। नेक्स्ट 8 लाइन्स में हम लोग चलते हैं। A certain night the sun went hence and it is here today। नहीं, लाइन देखिए यहां से लेकर के और 16 तक, यहां तक एक लाइन है। अब इस लाइन में आप देखो hence, sense, day, a, way, है ना, ये 4 लाइन आप देख लो। उसके बाद क्या, me, he, make, take, है ना, दिख रहा है ना, make, take। तो इस लाइन में कह रहे हैं कभी, स्टार नाइट मीन्स कल की रात, द सन वेंट हेंस। अब सन वेंट हेंस, सन अभी बताए हैं SUN को SUNNE लिखा गया है, तो कल की रात सूरज वेंट हेंस चला गया, एंड इट इज हियर टुडे, और आज ही है। मतलब कभी कहते हैं कि मेरे लिए क्या है, आज है, जबकि सूरज तो चला गया, रोज आता है और चला जाता है। He hath no desire nor sense। अब देखिए ही किसके लिए यूज किया गया है, तो ही वर्ड जो है वह शन के लिए यूज किया गया। नहीं, अब कह रहे हैं कि ही हैथ, हैथ किसके लिए है, तो हैथ यहां पर हैज का यूज है। ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, अर्थात किसके पास, सूरज के पास ना तो इच्छा है न ही सेंस का मतलब भाव है। नहीं, न तो उनके पास इच्छा है सूरज के पास और नहीं भाव है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और नहीं हाफ का मतलब आधा, सो शॉर्ट अवे आधा रास्ता ही तय करता है, जानते नहीं। अर्थात कभी कहना चाहते हैं यहां पर, कभी जो है वह कहना चाहते हैं कि कल की रात सूरज आया और चला भी गया, लेकिन आज मेरे लिए है। कभी के पास कहते हैं कि उसके पास, सूरज के पास न तो डिजायर है और न ही शंस है, नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और आधा रास्ता भी तय कर नहीं करता। देन फियर नॉट मी, तब मुझ में भी भय नहीं। अर्थात कवि ने अपनी प्रेम को सूरज से बताया है कि सूरज के पास जिस प्रकार से किसी से भय नहीं होता है, आधा रास्ता नहीं तय करता है, न किसी से कुछ लेता है, न अभिलाषा है, न इच्छा है, उसी तरह से कभी भी कहते हैं कि मुझे भी किसी से कुछ लेना नहीं, और नहीं मैं आधा रास्ता तय करना चाहता हूं, नहीं मैं
तुमसे थोड़े देर के लिए प्रेम करके छोड़ देना चाहता हूं। यह प्रेम मैं अंत तक करता रहूंगा। नहीं, इसलिए तो मुझ में भी डर नहीं है। जब सूरज को किसी प्रकार की भय नहीं है तो मुझे भी किसी तरह की भय नहीं। बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नीज। नहीं, लेकिन बिलीव मीन्स विश्वास करो, दैट आई शैल मेक, मैं बना लूंगा, ए स्पीडियर जर्नी, तेज यात्रा। कभी कहते हैं कि विश्वास करो कि मैं तेज यात्रा कर लूंगा। सिंस आई टेक, कब? जब मेरे पास मोर विंग्स, अधिक डैने हो, एंड स्पर, स्पर का मतलब यहां पर अर्कैक वर्ड है, स्पर का मतलब होता है प्रेरणा। यहां THAN को क्या लिखा गया है? THEN, देन ही। किससे तुलना किया गया है? सूर्य से। कभी कहते हैं कि अगर सूर्य की अपेक्षा अधिक प्रेरणा तुम्हारी मिल जाए तो मैं सूर्य से अधिक तेज यात्रा कर सकता हूं। अर्थात सूर्य हमारे यहां जितनी तेजी से आता है उससे ज्यादा तेजी से मैं और सूर्य की यात्रा कर सकता हूं। मैं नहीं, तेजी से चल सकता हूं, स्पीडी जर्नी कर सकता हूं। अब यहां पर यह कविता में पावर ऑफ लव को व्यक्त किया गया है। अगर आप देखो तो यह लाइन जो है, यह लाइन यहां से लेकर के और यहां तक का जो लाइन है, यह लाइन एक पावर ऑफ लव को व्यक्त करता है। पावर ऑफ लव का मतलब क्या हो गया? तो पावर ऑफ लव का मतलब है कि प्रेम की शक्ति को बता रहा है। प्रेम की शक्ति कैसे बता रहा है? तो ये कवि कहते हैं कि कल रात सूरज डूब गया था और वह फिर भी आज यहां है। उसमें मेरी भांति, अर्थात सूरज में कवि के भांति न तो भावनाएं हैं और न कोई इच्छा है। न मेरी भांति यात्रा कर सकता है, नहीं, मैं भी आधी यात्रा नहीं करता हूं और सूरज भी आधी यात्रा नहीं करता है। इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। नहीं, कभी जॉन जैन अपनी पत्नी एन मुरे को कहते हैं कि तब मेरी चिंता मत करो, नहीं, और विश्वास करो कि मैं यात्रा पूरी कर लूंगा अगर उसकी अपेक्षा, सूर्य की अपेक्षा अगर ज्यादा प्रेरणा हो। तुम्हारी अगर प्रेरणा मिल जाता है तो प्रेरणा मिलेगा तो मैं सूर्य से ज्यादा तेज यात्रा कर सकूंगा। नहीं, तो यहां पर कवि बताना चाहते हैं पावर ऑफ लव को। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। नेक्स्ट स्टैंजा है हाउ फीबल इज मैन्स पावर। अब आप यहां इस लाइन में देखोगे तो पावर, आवर, फॉल, रिकॉल, है ना? पावर आवर फॉल और रिकॉल ऑल, है ना? तो यहां पर 4 लाइन को पहले देख लेते हैं। कहता है कवि, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। फीबल का मतलब क्या होता है? फीबल का मतलब होता है कमजोर। मैंस पावर, मैंस में ऐसे लिखा गया है, मैंस पावर का मतलब आदमी, मानव की शक्ति। कवि कहते हैं कि कितना कमजोर मानव की शक्ति। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, दैट इफ, नहीं, अगर यदि अच्छे भाग गिर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर ए लास्ट आवर रिकॉल। तो क्या नहीं कर सकता है? तो नहीं वह एक दूसरे पल को जोड़ सकता है और नहीं जो खोए हुए समय है उसे ला सकता है, नहीं, रिकॉल कर सकता है, पुनः वापस ला सकता है। तो यहां कवि कहते हैं 4 लाइन में कि आदमी की शक्ति जो है वह मानव की शक्ति दुर्लभ। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि जब अच्छे दिन होते हैं तो गुड फॉर्चून फॉल, जब अच्छे दिन होते हैं तो वह भूल जाता है अपनी बातों को, नहीं, और जब वह बुरे दिन आ जाते हैं तो एक और उस अच्छे सौभाग्यपूर्ण दिन को वह फिर से जोड़ नहीं पाता है, नहीं। बट कम बैड चांस, लेकिन कम बैड चांस, यहां नेक्स्ट संज्ञा करा इसी का कि लेकिन
खराब मौके आते हैं, खराब संजोग आता है, भाग आता है। एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ। ज्वाइन का मतलब उल्लास करना, और वी डब्ल्यू को लिखा गया, और हम लोग उल्लास करते हैं, हर्ष मनाते हैं, टू आवर स्ट्रेंथ, पूरी शक्ति से। एंड वी टीच इन आर्ट एंड लेंथ। आर्ट एंड लेंथ का मतलब कला के साथ सीखते हैं, लेंथ मीन्स लंबाई के साथ सीखते हैं, अर्थात अपनी जो अनुभव है उस अनुभव से हम लोग सीखते हैं। एट सेल्फ, और का ओवर है लिखा हुआ है, यह ओवर है जो कैसे लिखा गया, और ओवर अस टू एडवांस, और यह हम लोगों को क्या बना देता है, अग्रिम बना देता है, अच्छा बना देता है। नहीं तो यहां 4 लाइन में आपको देखने को मिला, यहां पे लिखा है बट कम बैड चांस, लिख देते हैं यहां बट कम बैड चांस। नहीं, अब आप लाइन में देखो क्या कह रहा है, यहां कह रहा है चांस एडवांस और स्ट्रेंथ लेंथ। अब यहां पर सी डी डी सी इस तरह का राइमिंग स्कीम बना रहा है। अब कह रहा है कि जब हम लोग अच्छे नहीं, बी कम बैड चांस मतलब खराब मौके आते हैं, एंड वी जॉय इन टू आवर स्ट्रेंथ, और अपनी ताकत से अगर अपनी उल्लास के साथ नहीं उल्लास करते हैं, अपनी पूरी शक्ति के साथ। वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और अनुभव से जब हम लोग सीखते हैं तो यह हम लोग को अग्रिम बना देता है, आगे बना देता है। नहीं तो यह जो 8 लाइन की कविता है, यह 8 लाइन की जो स्टंजा है, इस स्टंजा में कवि कहते हैं कि मनुष्य की भक्ति कितनी दुर्बल है, यदि सौभाग्य प्राप्त हो जाए, अच्छा समय होता है, तो वह न उसमें से 1 घंटा बढ़ा सकता है और न गए हुए समय को वापस ला सकता है, परंतु जब दुर्भाग्य होता है तब हम उसे सबल पाते हैं। नहीं, जब दुर्भाग्य आता है, जब बैड चांस आता है, तब हम लोग अपनी शक्ति से, अपने अनुभव से सीखते हैं, और इस तरह से हम लोग अपने आप पर काबू प्राप्त कर लेते हैं, हम लोग अपने आप को अग्रिम बना लेते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, वेन से यहां तक है। देखिए, वेन दाउ साइएस्ट नॉट विंड। अब देखिए साइएस्ट को कैसे लिखा है, तो साइएस्ट साई के लिए है, साई का मतलब कराहना होता है। नहीं, विंड अभी बताए हैं। अब इसमें देखिए 8 लाइन में क्या क्या है, विंड काइंड अवे दिखे, यहां बी मी सेस्ट वेस्ट, यह आ गया सी डी डी सी। अब आप लोग देखिए इस लाइन को अगर देखेंगे, कह रहा है कि वेन दाउ साइएस्ट, जब तुम कहराती हो, दाउ साइएस्ट नॉट विंड, तुम्हारी करा हवा में नहीं होती, बट साइएस्ट माई सोल अवे, लेकिन तुम्हारे कहराने से मेरी आत्मा चली जाती है। अब देखो इसमें कितनी अच्छी बात कहा है। इस 2 लाइन में कवि ने हाइपरबोल का प्रयोग किया है। हाइपरबोल का मतलब क्या होता है, ओवर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट का अर्थ होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस जिसे हम लोग चढ़ा बढ़ा के कहते हैं। जैसे आई हैव बीन, एक सेंटेंस हम लोग लिखा, आई हैव बीन हियर फॉर ईयर्स, फॉर एजेस।
मैं यहां कब से रह रहा हूं? एज मीन्स युग होता है, मैं युगों से रह रहा हूं, मतलब बहुत समय के लिए आप युगों कह दिया। ऐसा तो नहीं ना है कि यह युग, जो जितना युग था उतना आप रह गए, उतनी तो आपकी उम्र भी नहीं है, तो आप अतिशयोक्ति कर देते हैं। जैसे मैं आज इतना भूखा हूं कि एक हॉर्स को भी खा सकता हूं, नहीं, आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट अ हॉर्स। तब तक कि आप हॉर्स को नहीं खा सकते हैं, लेकिन जब सेंटेंस को बोलना है, अतिशयोक्ति में बोलना है, हाइपरबोल में बोलना है, तो उसे हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं, ओवर स्टेटमेंट देते हैं, नहीं, उसको हम लोग हाइपरबोल कहते हैं। तो इस लाइन में हाइपरबोल कहा है। अब कभी क्यों हाइपरबोल है? तो यहां कह रहा है कि जब तुम कहराती हो तो तुम्हारी कराह इस वातावरण में नहीं होता है, लेकिन कराह से मेरी आत्मा दूर चली जाती है। अर्थात आत्मा चली नहीं गई है, लेकिन वो अपनी आत्मा को इस तरह से अपने प्रेम को एनमोरे के लिए दर्शा रहे हैं कि वह आत्मा नहीं, कभी इतना अटैच है अपने आप को, कभी बताना चाह रहा है कि तुमसे मैं इतना अटैच हूं कि हर एक चीज का भाव मैं प्राप्त कर लेता हूं, दूर रहने के बाद भी। नेक्स्ट कर रहे हैं, व्हेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, फिर वही है कि जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड, अनकाइंडली का मतलब क्रूरता से, बिटरली, बहुत जोर जोर से रोती हो। माई लाइफ्स ब्लड डोथ डिके, तो मेरे जीवन का ब्लड, शक्ति छिन्न हो जाता है। नहीं, लाइन देख रहे हैं? 4 लाइन में क्या कहा कवि ने? कवि कहते हैं कि जब तुम आहे कराहती हो तो वह कराह वातावरण में नहीं होता, तुम मेरी आत्मा को सुखा देती हो, लेकिन वह आत्मा मुझे प्राप्त हो जाता है कि तुम कराहती हो, मुझे पता चल जाता है। और जब तुम दया से या निर्दयता से रोती हो, अनकाइंडली रोती हो या काइंड से रोती हो, तो मेरा जीवन का जो खून है वह नष्ट हो जाता है, नहीं, वह नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट लाइन कहते हैं, इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता, दैट दाउ लवेस्ट मी, कि तुम मुझे प्रेम करती हो। नहीं, यह भी सच नहीं है कि तुम मुझसे प्रेम करती हो जिसके कारण मुझे पता चल जाता है। एज दाउ साइएस्ट, जैसा तुम कहती हो, दाउ साइएस्ट, दाउ साइएस्ट को क्या लिखते हैं? दाउ साइएस्ट को हम लोग लिख सकते हैं यू से, एज यू से, जैसा तुम कहती। इफ इन दाइन माई लाइफ, दाइन का मतलब क्या होता है? THIN लिखा है, दाइन का मतलब योर, अगर तुम्हारे लिए, माई लाइफ दाउ वेस्ट, मेरा जीवन बेकार हो जाता है, अगर तुम्हारे लिए ही मेरा जीवन बेकार हो जाता है। दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ दी, आर्ट जो वर्ड है वह ARE के लिए लिखा जाता है, नहीं, और इस सेंटेंस को अगर हम आप लिखेंगे तो इस सेंटेंस को क्या लिख सकते हैं? इस सेंटेंस को लिख सकते हैं, यू आर द बेस्ट ऑफ मी, नहीं, और तुम मेरे लिए सबसे अच्छा हो, ठीक है। अब ये 8 लाइन में कवि कहते हैं कि जब तुम कराहती हो तो तुम्हारी कराह वातावरण में नहीं होता है, लेकिन मेरी आत्मा छिन्न हो जाती है, और जब तुम रोते हो या दयालुता से या क्रूरता से, तो मेरे लाइफ का जो ब्लड है वह डीके हो जाता है, क्षय हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि तुम मुझे प्रेम करती हो जैसा तुम कहती हो, लेकिन क्या सोचते हैं कभी, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा जीवन अगर व्यर्थ हो जाए तो यह सबसे अच्छा होगा, तो तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो। नेक्स्ट लाइन देखिए, लेट नॉट डाई डिवाइनिंग हार्ट। अब इसमें भी 8 लाइन है, आप इसमें देखोगे, हार्ट पार्ट, इल फुलफिल, वे बी स्लीप कीप, यहां भी राइमिंग स्कीम है। तो लाइन कहते हैं, लेट नॉट डाई डिवाइनिंग हार्ट, डिवाइनिंग का मतलब दैवीय होता है, डिवाइनिंग का मतलब दैवीय। लेट नॉट, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा हृदय क्या है? दैवीय, नहीं, कभी कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा जो हार्ट है वह डिवाइनिंग। फॉर थिंग्स मी एनी इल, फॉर थिंग्स का मतलब पूर्व सोचने लगता हूं किसी तरह के बुराई के बारे में, नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले मैं तुम्हारे बुराई के बारे में सोचने लगता हूं, तुम डिवाइनिंग हार्ट रखती हो, हृदय रखती हो,
दिल रखती हूँ। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट। अब यहाँ लाइन देखिए क्या बदल रहा है, लव को बदल रहा है। कभी यहाँ जॉन जन साहब अब प्रेम की बात कर रहे हैं कि डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट। भाग, पार्ट का मतलब अटैच होना नहीं, अर्थात डेस्टिनी जो है भाग, उसके भाग को जोड़ देता है। दाई पार्ट, पार्ट का मतलब फेवर करना नहीं, तुम्हारा फेवर कर सकता है, में लगा हुआ है। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और तुम्हारे भय को भर सकता है। बट थिंक, लेकिन सोचो, दैट वी आर, हम लोग हैं, बट टर्न असाइड टू स्लीप, लेकिन अलग अलग रहते हैं। कभी कहते हैं कि हम लोग, डेस्टिनी उसी का फेवर करता है या भय से भर देता है। नहीं, सोचो कि जब हम लोग एक साथ होते हुए भी अलग अलग रहते हैं, अलग हैं। अब यहाँ लाइन, 2 लाइन बहुत अच्छी बात कह दिया, हर एक प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए कह दिया, जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, एक दूसरे के दुख और सुख में सम्मिलित होते हैं, दुख से दुखी महसूस करते हैं और सुख से अति सुख होते हैं। तो यहाँ लाइन कह रहे हैं कि दे हु वन अनदर कीप्स अलाइव नेवर पार्टेड वी, और वे लोग जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, जीवित रहते हैं और कभी भी जुदा नहीं होते। पार्ट का मतलब क्या हो गया, जुदा होना नहीं। तो यहां लाइन, नेक्स्ट लास्ट लाइन में आप देखो, लास्ट लाइन में कहते हैं कवि अपनी प्रेमिका को कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हृदय दैवीय है, भगवान का है। नहीं कि मैं कोई भी इल, कोई भी बुराई के बारे में पूर्व ज्ञात हो जाता है। नहीं, तुम अपने मन में मेरे अनिष्ट की भावी कल्पना ना करो, नहीं तो भाग्य तुम्हारे पक्ष लेकर तुम्हारे मन के भय को पूरा कर देगा। इसकी बजाय कभी उनको समझाते हैं कि इसकी बजाय सोचो कि हम केवल सोने चले गए हैं, हम केवल सो गए हैं, अलग हो गए हैं, लेकिन एक साथ हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, जीवित रहते हैं, और वे कभी बिछुड़ते नहीं। नहीं, तो यह जो कविता है, यह कविता जॉन जन साहब ने अपनी प्रेमिका एन मोरे के लिए लिखा, लेकिन उस समय लिखा था जब एन मोरे उनके जाने के बाद, मतलब उनको जर्मनी की यात्रा करना था, और जर्मनी जाने के समय में वे उसके बारे में विभिन्न तरह की बातें सोचने लगती है। नहीं, उस समय वे इस कविता को लिखे थे और उसे अपनी प्रेम को, अपने स्वीटेस्ट लव को दर्शाने की कोशिश किया था। यह एक मेटाफिजिकल पोएम है, नहीं, जिसे हम लोगों ने पढ़ा। इस सभी में जितने भी वर्ड्स हैं मैंने लिख दिया है। एक बार और मैं आपको अलग अलग बतला देता हूं कि वर्ड क्या है। स्वीटेस्ट लव, सबसे मधुर प्रेम। गो, GOE को गो लिखा गया है। वियरनेस का मतलब टायर्ड, थकना। डी का मतलब यू होता है, जो पहले बता चुके हैं। नॉर द होप, होप मीन्स आशा करना। वर्ल्ड कैन शो, संसार को दिखा सकता हूं। फीटर लव, उपयुक्त प्रेम। मी, मुझे, ठीक है। डाई, DIE को DY लिखा गया है। टिज है, टिज का इट इज होता है। सेल्फ मीन्स स्वयं। जेस्ट का मतलब मन बहलाना, उत्साह करना, जेस्ट करना। नहीं, जेस्ट मतलब उत्साह। स्टार नाइट, कल की रात। सूरज चला गया। 8 अभी भी, यहां आज है। ही हैथ नो डिजायर, नो डिजायर मीन्स इच्छा। सेंस मीन्स भावना, सेंस। हाफ मीन्स आधा। शॉर्ट मीन्स नहीं, शॉर्ट अवे मीन्स आधा रास्ता जो है। नहीं, द फियर मीन्स भय। बिलीव मीन्स विश्वास करना। स्पीडियर मीन्स तेज, यात्रा, जर्नी। विंग्स मीन्स देना, स्पर का लिख दिए हैं, प्रेरणा। देन, THEN, देन के अर्थ में आया है, की अपेक्षा। यहां पर की अपेक्षा होगा कंपैरिजन करने के लिए। फीबल लिख दिए हैं। गुड फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब भाग होता है।
फॉर्चून का मतलब लक होता है, भाग्य, ठीक है। और बाकी सब आप बैड चांस मीन्स दुर्भाग्य। एडवांस मीन्स अग्रिम बनाना, एडवांस का मतलब अग्रिम बनाना। आर्ट एंड लेंथ मीन्स अनुभव से। साई, साई का मतलब कराहना, यहां लिखा हुआ है, ठीक है। शोल, SOLE, शोल, शोल मीन्स आत्मा होता है, दिख रहा है, सोल मीन्स आत्मा, नहीं डिपेस्ट, इस तरह से है। अब आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो फिर मैं अगले लेसन में इसका समरी कराऊंगा, और इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं मैं उसका नोट्स तैयार करके और उसे लाइन बाय लाइन हिंदी बता करके आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग अस, देखते रहिए। और एक बार नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार देखिए, कहीं अगर प्रॉब्लम हो फिर भी तो फिर हमको से मिलिए, हमसे आप मैसेज के माध्यम से कांटेक्ट कीजिए, चैट के माध्यम से, व्हाट्सएप से माध्यम से, बहुत सारे मीन्स है नहीं, और उस माध्यम से एक बार मैं आपको फिर सहायता करूंगा, फिर आपको बता दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।